अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी और डिफरेंट टाइप के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, और नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी के ऊपर साइकोलॉजी के डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स है, लाइक मुस्लिम साइकोलॉजी का अलग मैंने क्राइटेरिया दिया था और सेकुलर साइकोलॉजी का अलग एक क्राइटेरिया आपसे शेयर किया था। तो बहुत सारे लोगों का डायग्नोसिस और मोस्टली साइकोलॉजिकल जो डायग्नोसिस है, लाइक मेंटल हेल्थ की जो डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उनके बारे में कहा था कि आपने उन पे बात करने हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों की कंफ्यूजन ये भी है, कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे कि डायग्नोसिस और केस फार्मूलेशन एक चीज़ है या इनका कोई कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि डायग्नोसिस और केस फार्मूलेशन, और यू कैन से केस कंसेप्चुलाइजेशन, इनके ऊपर आज बात करूँ, इनको डिफरेंशिएट करूँ और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ। सो ये बहुत ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ में मोस्टली, चूँकि मेंटल हेल्थ जो है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है उनकी डायग्नोसिस जो है, उनकी असेसमेंट जो है, ये एक चैलेंजिंग चीज़ है फॉर साइकोलॉजिस्ट और कभी कभी फॉर साइकेट्रिस्ट, क्योंकि इनके बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप प्रॉपर असेस ना करें थ्रू वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स, लाइक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, एक्सपर्टीज़ है आपके, और क्लाइंट के जो सिम्टम्स है उनके अगर आप प्रॉपरली असेस ना करें तो डायग्नोसिस आपकी जो है वो गलत हो सकती है, और उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट जो है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते। सो दैट्स वाई डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डायग्नोसिस के बाद एक और जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ केस फार्मूलेशन और केस कंसेप्चुलाइजेशन, उसके ऊपर भी हमने बात करने हैं इस लेक्चर में, और इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। डायग्नोसिस जो है या साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस आप कहें, इसमें टू टाइप्स या टू स्टेप्स या दो ऐसे मराहल है जिससे आप गुज़रते हैं। एक इनिशियल टेंटेटिव डायग्नोसिस होता है, एक प्रोविजनल और फाइनल डायग्नोसिस होता है। सो डायग्नोसिस के लिए एक कॉमन क्राइटेरिया है साइकोलॉजी में और साइकेट्री में। साइकोलॉजी में वो क्राइटेरिया हमें DSM जो है, जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स और फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनमें वो क्राइटेरियाज मेंशन है, एक मैनुअल है हमारे साइकोलॉजिस्ट के लिए। वहाँ से हमें एक कॉमन क्राइटेरिया मिलता है, और वो कॉमन क्राइटेरिया फॉर होल पॉपुलेशन है। लाइक एक इंडिविजुअल और एक क्लाइंट पाकिस्तान से है और उनको डिप्रेशन है, एक UK में है उनको डिप्रेशन है, एक USA में है, अमेरिका में है उनको डिप्रेशन है, एक अफ़गानिस्तान में है उनको डिप्रेशन है। तो इन सब के लिए कॉमन क्राइटेरिया है। उन क्राइटेरिया पे अगर इसको उतारा जाए, या ये जो इंडिविजुअल जिनके बारे में मैंने आपसे बात की, ये अगर आप इनको देखें, इनकी सिम्टोमेटोलॉजी को आप देखें, इनकी सिम्टम्स को आप देखें, तो ये कॉमन होंगे सब के लिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन के पेशेंट के जो स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं, सैडनेस होता है मूड में, होपलेसनेस होता है, सोशल विड्रॉल होता है, लॉनलीनेस होता है, और उसमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स और सुसाइडल थॉट्स होते हैं, एपेटाइट डिस्टर्ब होता है, और इसके साथ डेली फंक्शनिंग उनके डिस्टर्ब होता है। तो ये चाहे पाकिस्तानी एक क्लाइंट है, चाहे UK का है, USA का है, अफ़गानिस्तान का है, दुनिया में जहाँ से भी आपको डिप्रेशन के पेशेंट मिलेंगे तो उनके ये सिम्टम्स सेम होंगे। सो दैट्स वाई डायग्नोसिस एक कॉमन क्राइटेरिया है फॉर होल पॉपुलेशन, वो चाहे जहाँ से भी है। हाँ, केस कंसेप्चुलाइजेशन और केस फार्मूलेशन फिर डिफरेंट होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी जो क्लाइंट है
उसकी फैक्टर्स क्या है बिहाइंड द डिप्रेशन, यानी कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसके बाद वो डिप्रेस्ड हो गया है या उनको डिप्रेशन का जो डिसऑर्डर है वो हो गया है। यूके का कौन से फैक्टर्स की वजह से हुआ है, यूएसए का कौन से फैक्टर की वजह से हुआ है, अफ़गानिस्तान का कौन से फैक्टर की वजह से हुआ है, यूएई का जो क्लाइंट है वो कौन से फैक्टर की वजह से हुआ है। सो मेन डिफरेंस ये है कि डायग्नोसिस में कॉमन क्राइटेरिया है जो मैनुअल में अवेलेबल है DSM फॉर साइकोलॉजिस्ट। उसमें हर एक डिसऑर्डर की क्राइटेरियाज, टाइम ड्यूरेशन, ऑनसेट और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है फॉर साइकोलॉजिस्ट। और ICD जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है वहाँ पे भी ये मेंशन है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के नाम से। तो चूँकि साइकेट्रिस्ट मोस्टली जो हमने देखे ICD से डायग्नोसिस बनाते हैं, उनकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है या जो सिम्टम्स की क्राइटेरिया है तो वहाँ से डायग्नोसिस बनाते हैं। और हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली, वो DSM के मैनुअल को फॉलो करके डायग्नोसिस बनाते हैं। सो अब डायग्नोसिस में दो चीज़ों के ऊपर मैंने बात की कि इनिशियल डायग्नोसिस या टेंटेटिव डायग्नोसिस हम कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम एक क्लाइंट आया, क्लाइंट की वर्बेटम को हमने सुना, लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम a lot of psychological problems or issues, like he or she is suffering from sleep disturbances like lack of sleep, और उनकी स्लीप का जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल से कहीं गुना ज़्यादा है। एंड ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस, लाइक बहुत कम उसको भूख लगती है या हद से ज़्यादा वो खाते हैं, और होपलेसनेस है उसकी लाइफ में, और सुसाइडल थॉट्स है, और इसके साथ उसकी जो वेट है वो भी दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रहा है, और साथ साथ में होपलेसनेस है। तो ये जब इसको कहते हैं क्लाइंट वर्बेटम, जो क्लाइंट आपसे शेयर करते हैं अपने सिम्टम्स ड्यूरिंग क्लिनिकल इंटरव्यू। सो आपके जहन में इन सारे सिम्टम्स के बाद अगर आपकी एक्सपीरियंस है, आप साइकोलॉजिस्ट है या आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, आपने सिम्टम्स पढ़े, आपने DSM पढ़ा है, तो इसके बाद आपके आते हैं एक टेंटेटिव डायग्नोसिस आपके माइंड में। अब आपने कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अप्लाई नहीं किया है, आपने कुछ प्रॉपर इनटेक फॉर्म फिल नहीं किया है, आपने प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ नहीं की है, आपकी ऑब्जर्वेशन उस हद तक नहीं है, तो ये जो इनिशियल आप लिखते हैं कि मैं भी डिप्रेशन और एंजाइटी और कुछ इस तरह की आप टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं बिफोर द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, और आपकी जो इनटेक फॉर्म है उससे पहले, लाइक फैमिली के हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों से पहले जो आप बनाते हैं एक डायग्नोसिस, सो दैट्स कॉल्ड टेंटेटिव डायग्नोसिस। उसके बाद आप प्रॉपर 1 वीक लगाते हैं, 2 वीक लगाते हैं, कभी कभी आप 3 वीक और 1 महीने तक जाते हैं, आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, आप अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, और आप इसके साथ साथ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ करते हैं, आप फैमिली से हिस्ट्री लेते हैं, आप इनटेक फॉर्म फिल करते हैं। तो उनके बाद जो आपके एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड जो आपका डायग्नोसिस बनता है, आप क्लाइंट को एक क्राइटेरिया में लेके आते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फाइनल डायग्नोसिस और प्रोविजनल डायग्नोसिस। तो ये डायग्नोसिस हो गया। फर्दर डायग्नोसिस में बहुत सारी चीज़ें उन पे बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मैंने डिफरेंशिएट करना था दोनों। केस फार्मूलेशन अब कुछ इससे मुख्तलिफ है। डायग्नोसिस के बाद आप बैठते हैं, इनटेक फॉर्म खोलते हैं, उनमें जो आपकी हिस्ट्री रहा, लाइक फैमिली हिस्ट्री है, लाइक उनकी साइकेट्रिक हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया, उन सब को आप रखते हैं और वो सारे फैक्टर्स ढूंढते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एक क्लाइंट है, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल कुछ इवेंट्स ऐसे हुए उनकी वजह
से उनको डिप्रेशन हुआ है, तो आप वो फैक्टर लिखते हैं। या कुछ को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बाद डिप्रेशन हुआ है, कुछ की कोई नियर वन का डेथ हुआ है तो ग्रीफ में स्टक है, वहाँ से डिप्रेशन हुआ है। तो केस फॉर्मुलेशन और केस कंसेप्चुअलाइजेशन में आप प्रॉपर फैक्टर्स के ऊपर एक केस फार्मूलेट करते हैं कि इन फैक्टर्स के बाद ये बंदा जो है ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ये डिप्रेशन में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ऐसे ओवरऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होता है। सो जो बेसिक डिफरेंस है, जो बेसिक पॉइंट्स है वो ये है कि साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस जो है ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो उनका क्राइटेरिया सेम है, ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए कॉमन है। जो केस फार्मूलेशन है वो हर एक क्लाइंट के अलग अलग हो सकते हैं, हर एक क्लाइंट के डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर फिर डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोसिस बनाते हैं, कैसे केस फार्मूलेशन बनाते हैं और उनके बाद कैसे ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।